बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन में हम सेल्स टैक्स विथहोल्डिंग प्रोविजंस की बात कर रहे हैं। आज के सेशन में हम ये समझेंगे कि सेल्स टैक्स एक्ट में जो सेल्स टैक्स के विथहोल्डिंग प्रोविजंस हैं वो किस तरह से कहाँ मौजूद है, उसका प्रोविजन क्या है, और या 11th कैजुअल में दिए गए हैं तो उसकी क्या तफसीलात है। तो आज के सेशन में हम एक बैकग्राउंड ले लेंगे, एक फ्रेमवर्क ले लेंगे ताकि हमें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि विथहोल्डिंग प्रोविजंस कहाँ लिखे हैं किताब में, सेल्स टैक्स एक्ट में, ताकि हम उन्हें रेफर कर सकें, रेफर करना आसान हो जाए, उन्हें पढ़ना आसान हो जाए। तो और फिर एक सेकंड वीडियो, ज़ाहिर है दोनों शॉर्ट वीडियोस हैं, तो सेकंड जो वीडियो होगी उसके अंदर हम एक्चुअल में हैंड्स ऑन करेंगे कि एक इनवाइस आई है और उस पर किस तरह से विथहोल्डिंग करनी है। तो लेकिन उसको करने से पहले आज की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, इसके बगैर वो आप नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप सेक्शन नंबर 3 में आएंगे जो कि चार्जिंग सेक्शन है, स्कोप ऑफ टैक्स है। इसमें आप आएंगे, ये सेक्शन नंबर 3 है सेल्स टैक्स एक्ट 1990 का। इसमें आप आ जाइएगा सब सेक्शन नंबर 7 पे। ठीक है, सब सेक्शन नंबर 7 ये आ गया आपका। सब सेक्शन नंबर 7 में ये बात बताई गई है, द टैक्स शेल बी विदहेल्ड एट द रेट स्पेसिफाइड इन 11th कैजुअल। यानी सेल्स टैक्स जो आपने किसी भी पार्टी का विदहेल्ड करना है उसकी इनवाइस में से, वो किस तरह से, उसका तरीका क्या है, उसके रेट्स क्या है, वो 11th कैजुअल के अंदर लिखे हुए हैं। ठीक है, बाय एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन बीइंग परचेजर ऑफ गुड्स और सर्विसेज अदर देन दी सर्विसेज लाइबल टू पे सेल्स टैक्स अंडर प्रोविंशियल इनएक्टमेंट। मतलब ये है कि जो विथहोल्डिंग एजेंट होगा, जाहिर सी बात है वो कौन होगा, वो परचेजर ऑफ गुड्स और सर्विसेज होगा। अब सर्विसेज आपको पता है प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, तो यहाँ सर्विसेज से क्या मुराद है, यहाँ वो सर्विसेज हैं जो आईसीटी के अंदर, कैपिटल टेरिटरी के अंदर इस्लामाबाद में दी जा रही हैं। और उन सर्विसेज को एक्सक्लूड कर दिया, क्लैरिफाई कर दिया, जो कि एसआरबी का डोमेन है, पीआरए का डोमेन है, केपीआरए का डोमेन है, एंड एटसेट्रा। तो प्रोविंशियल लेवल की सर्विसेज जो हैं, अब मसलन आप सिंध में मौजूद हैं और आपको एसआरबी की कोई इनवाइस आ गई है, तो उस पर आपने इन रूल्स को अप्लाई नहीं करना है। पीआरए से रिलेटेड कोई इनवाइस है, पंजाब में कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की किसी ने और आपकी एफबीआर में रजिस्ट्रेशन है, आपके पास इनवाइस आई, तो आपने उस पर विथहोल्डिंग नहीं करनी है। सही है। तो यहाँ पर विथहोल्डिंग जो करनी है, गुड्स की इनवाइस आ जाए या ऐसी इनवाइस जो कि इस्लामाबाद में सर्विसेज दी गई हैं उसकी इनवाइस आ जाए, तो ये विथहोल्डिंग प्रोविजंस उन पर एप्लीकेबल होंगे। ठीक है। अब जो सर्विसेज की इनवाइसेस रेलेवेंट प्रोविंसेस की हैं, उनके विथहोल्डिंग रूल्स प्रोविंशियल लॉज के अंदर प्रोवाइड किए गए हैं, वहां पर आपने अपने आप को देखना है। अगर आप वहां विथहोल्डिंग एजेंट हैं तो उसकी कंप्लायंस करनी होगी। इन अच्छा, अब आप विथहोल्डिंग एजेंट हैं, आप गुड्स और सर्विसेज पे विथहोल्ड करेंगे और 11th स्केड्यूल के मुताबिक करेंगे। और मजीद क्या तफसीलात है, वो टैक्स कैसे जमा करना है, कब जमा करना है, उसके लिए बोर्ड ने तरीकाकार प्रेस्क्राइब किया है, जो इंशाल्लाह हम लेटर ऑन देख लेंगे। मजीद एक बात और ये लिखी गई है कि अगर आप एक ऐसी थर्ड पार्टी हैं जो कि एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस मुहैया कर रहे हैं, जहां वेंडर्स को आप कहते हैं कि भाई आप अपने आइटम्स लिस्ट कर लीजिए, कस्टमर्स को आप कहते हैं कि भाई आप आइए और खरीदारी कर लीजिए, तो यहाँ पर तो देखिए जो सप्लायर है थर्ड पार्टी, उसके तो कोई विथहोल्डिंग ही नहीं कर रहा होगा, क्योंकि मैं या आप ऑनलाइन परचेज करते हैं, हम तो विथहोल्डिंग एजेंट नहीं है। तो यहाँ जिम्मेदारी लगाई गई है मार्केट प्लेस प्रोवाइडर की कि वो विथहोल्डिंग करेगा। और करेगा कैसे, 11th कैजुअल के अंदर जैसे बताया गया है, कॉलम नंबर 4 सीरियल नंबर 8 में। तो ये थोड़ा सा आपको ये पता चल गया कि सेक्शन नंबर 3 सब सेक्शन 7 में विथहोल्डिंग प्रोविजंस के बारे में बताया गया है, और ये सेक्शन रेफर कर देता है आगे तफसीलात कहाँ पर, 11th कैजुअल के अंदर। अब आ जाइए 11th कैजुअल के अंदर, ये भी सेल्स टैक्स एक्ट में ही मौजूद है। 11th कैजुअल में चार बातें अहम हैं जो आपको जानना जरूरी हैं, जिनकी बेसिस पे आगे हम कैलकुलेशन सीखेंगे। देखें, सबसे पहले कॉलम में इसके अंदर है विथहोल्डिंग एजेंट की, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, विथहोल्डिंग एजेंट। पहले कॉलम में वो लोग हैं, मसलन सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 2 जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आपके सामने, ये वो लोग हैं जो विथहोल्डिंग एजेंट हैं। दूसरे अल्फाज में ये वो लोग हैं जो गुड्स या सर्विसेज को खरीद रहे हैं। राइट। तो ये विथहोल्डिंग एजेंट है, तो आपने अपना पहले स्टेटस ये देखना है कि क्या मैं इस कैटेगरी में फॉल कर रहा हूं। अब ये विथहोल्डिंग एजेंट की जो लिस्ट है, देखें कहां तक जा रही है, 13 तक जा रही है। तो अगर आप इन 13 में से कहीं भी फॉल कर रहे हैं तो आप विथहोल्डिंग एजेंट हैं। ये विथहोल्डिंग प्रोविजंस आपके लिए हैं, आपको कंप्लायंस करनी है, विथहोल्डिंग करनी है। उसके बाद एक चीज फिर आपने ये भी देखनी है, ठीक है आप विथहोल्डिंग एजेंट तो हैं, आपने ये देखना है सप्लायर कौन है, आपका सप्लायर कैटेगरी क्या है। अब यहां पर कुछ सप्लायर की कैटेगरीज दी गई हैं, ये जो मैं हाईलाइट करके आपको दिखा रहा हूं।
अगर ये सप्लायर्स हैं और आप विदहोल्डिंग एजेंट हैं, तो फिर आपने विदहोल्डिंग करनी है। कैसे करनी है? थर्ड कॉलम में आपको रेट दिया गया है कि भाई 1/5 ऑफ सेल्स टैक्स। ये कैसे वर्कआउट होता है मैं आपको सेपरेटली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। 1/10 ऑफ सेल्स टैक्स अमाउंट कैसे आएगा, होल ऑफ द टैक्स इन्वॉल्व और एप्लीकेबल टू सप्लाईज ऑन बेसिस ऑफ ग्रॉस वैल्यू बेसिस क्या होता है, ये मैं आपको बताऊंगा। फिर तो अब स्ट्रक्चर आपने समझ लिया कि 3 कॉलम्स हैं। पहला कॉलम खरीदने वाला, सेकंड कॉलम बेचने वाला, थर्ड कॉलम रेट क्या एप्लीकेबल होंगे, विदहोल्डिंग की कैलकुलेशंस कैसे होंगी। 3 बातें हो गई। चौथी बात आपको ये सीखनी है कि ऊपर तो यहां तक 13 नंबर लाइन तक ये बताया कि आपने विदहोल्डिंग करनी है, लेकिन आखिर में बता दिया कि भाई ऊपर जो भी दिया गया है वो अपनी जगह, लेकिन कुछ एक्सक्लूजन्स भी हैं। अच्छा, ये कहाँ लिखा हुआ है? आप 11th कैजुअल के स्टार्ट में जब पढ़ेंगे, ये देखिए, the rate of withholding or deduction by withholding agent are specified as below, right? Provided that provided that withholding of tax under this schedule shall not be applicable to the goods and supplies specified by clause 1 to 8 after the table. अब देखें, ये जो 8 कंडीशन, 8 लोगों का नाम दिया गया है या 8 आइटम्स का नाम दिया गया है, इन पर ये प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है। अब ये भी आपने समझना है। नंबर 1, अब देखिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आप कभी भी बिजली के बिल पे विथहोल्डिंग नहीं कर रहे होंगे। आप नेचुरल गैस, कभी भी गैस के बिल पे आपने विथहोल्डिंग नहीं करनी है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आप ले रहे हैं, कभी भी उन पे विथहोल्डिंग नहीं आप कर रहे होंगे। वेजिटेबल घी और कुकिंग ऑयल पे कभी आप विथहोल्डिंग नहीं कर रहे होंगे। टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, कभी भी आप पीटीसीएल के बिल के ऊपर विथहोल्डिंग नहीं कर रहे होंगे। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल गुड स्पेसिफाइड इन थर्ड स्केड्यूल, फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपनी है, विथहोल्डिंग एजेंट भी है, आपने होंडा से कहा भाई मुझे 10 बाइक्स दे दीजिए, होंडा ने आपको 10 बाइक्स डिलीवर कर दी, उसमें सेल्स टैक्स भी आ रहा है, तो आप उस पर विथहोल्डिंग नहीं करेंगे, क्योंकि मोटरसाइकिल थर्ड स्केड्यूल आइटम है और थर्ड स्केड्यूल की एक्सक्लूजन दी गई है। इसी तरीके से आप एक आई हॉस्पिटल है, आपने कोई एक मशीन आपको चाहिए थी, एक सप्लायर था जो आई केयर मशीनरी सप्लाई करता है और वो कमर्शियल इंपोर्टर है, वो बाहर से मंगवाता है, आपको दे देता है, तो आप उसका भी टैक्स नहीं काटेंगे विथहोल्डिंग सेल्स टैक्स। क्यों? क्योंकि एक्सक्लूजन में गिवन है कि अगर कोई कमर्शियल इंपोर्टर है और वो वैल्यू एडिशन टैक्स दे देता है गुड्स पे, तो आप उसकी भी विथहोल्डिंग मत कीजिएगा। फिर जो नंबर 8 है बहुत इंटरेस्टिंग है। नंबर 8 में ये लिखा है कि सप्लाईज मेड बाय एन एक्टिव टैक्स पेयर। तो यहाँ ये है कि सप्लाईज मेड बाय एन एक्टिव टैक्स पेयर, अब रजिस्टर्ड भी है और एक्टिव भी है, एज डिफाइंड इन सेल्स टैक्स एक्ट, टू अनदर रजिस्टर्ड पर्सन। अब सामने जिसने खरीदारी की है वो भी रजिस्टर्ड पर्सन है। अब यहां तक अगर आप पढ़ें, इसका मतलब ये है कि अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन जो एक्टिव भी है, चीज बेच रहा है, सर्विस बेच रहा है, और रिसिपिएंट भी रजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है। अब रेसिपिएंट के लिए नहीं इन्होंने कहा एक्टिव है या इनएक्टिव है, सिर्फ कहा है रजिस्टर्ड पर्सन, तो कोई विथहोल्डिंग नहीं होगी, राइट। इसीलिए हम आमतौर से कहते हैं ना कि रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड सेल पे कोई विथहोल्डिंग नहीं होती। तो हमें ये कहना है अगर सप्लायर एक्टिव रजिस्टर्ड है और जो खरीदने वाला है वो रजिस्टर्ड है, तो कोई विथहोल्डिंग नहीं होगी। लेकिन तीन 7 एक्सेप्शन है, देखिए यहाँ लिखी हुई है, विद द एक्सेप्शन ऑफ सप्लाईज रेफर्ड इन सीरियल नंबर 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, ये 7 एक्सेप्शन है। इवन रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड डीलिंग हो रही होगी, लेकिन ये 7 एक्सेप्शन ऐसी हैं, आपने फिर भी विथहोल्डिंग करनी है। ये 5, 7, 9, 10 का क्या मतलब है? ये ऊपर दिए गए हैं 5, 7 जो सीरियल नंबर है, ये अभी हम देख लेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर सप्लाईज ऑफ सैंड, स्टोन, क्रश क्ले टू लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम स्पॉन्सर्ड एंड अप्रूव्ड बाय नया पाकिस्तान हाउसिंग और डेवलपमेंट अथॉरिटी। यानी अगर ये आइटम्स हैं तो ये टैक्सेबल आइटम, लेकिन अगर इस स्कीम के तहत सप्लाई किए जा रहे हैं तो ये जो डेवलपमेंट अथॉरिटी, इनकी कोई विथहोल्डिंग नहीं कर रही होगी, ठीक है। तो ये एक्सक्लूजन है। तो एक आपके जहन में पूरा खाका आ गया कि भी विथहोल्डिंग प्रोविजंस कैसे इनेक्ट हुए हैं ऑर्डिनेंस के एक्ट के अंदर। अच्छा, अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा सीरियल को, इसका थोड़ा सा मजीद इसको इसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। देखिए, सबसे पहले विथहोल्डिंग एजेंट के अंदर फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडीज, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस, और फिर कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर इनकम टैक्स एक्ट। इनके लिए क्या है कि अगर आपने किसी ऐसी पार्टी से माल खरीदा है जो एक्टिव टैक्स पेयर है, अब यहाँ कोई भी हो सकता है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो एओपी हो, चाहे वो कंपनी हो, तो आपने क्या करना है, आपने इनवाइस देखिएगा, इनवाइस में जो भी सेल्स टैक्स आ रहा है उसका 20% विथहेल्ड कर लीजिएगा। 20% में क्यों कह रहा हूं? जब आप 1 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो देखिए आपके पास रेट जो आएगा वो 20% आएगा। आप इसको 1/5 कह दीजिए या 20 कह दीजिए, एक ही बात है। इसी तरह सेकंड आ जाइए, अगेन ऊपर वाली जो विथहोल्डिंग एजेंट है वो सेम है, लेकिन यहां ये कहा जा रहा है अगर एक्टिव रजिस्टर्ड पर्सन है, लेकिन उसका स्टेटस क्या है, वो होलसेलर, डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर है, वो कोई भी हो, इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, एओपी हो, तो आपने उसका 1/10 ऑफ सेल्स टैक्स, जो इनवाइस के अंदर 1/10 अमाउंट आ रहा है, आपने 1/10 की विथहोल्डिंग करनी है।
ठीक है, 1/10 का क्या मतलब है, 10% ऑफ द सेल्स टैक्स अमाउंट। अगर 18 रुपए सेल्स टैक्स आपको इनवाइस में नजर आ रहा है तो आपने 1.8 काटना है। ठीक है। अच्छा जी, आगे चलिए। अच्छा, ये जो कैसे वर्किंग होगी ना, मैं इंशाल्लाह ये आपको सेपरेट एक्सेल के ऊपर करके दिखा रहा हूँ, तो आज तो आप एक अंडरस्टैंडिंग ले लें बस। उसके बाद दोबारा से फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडी, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, और पर्सन जो है अदर देन एक्टिव है। अच्छा, अब अदर देन एक्टिव का क्या मतलब है, यहाँ दो लोग आ गए। एक ऐसा आदमी भी आ गया, इंडिविजुअल एओपी कंपनी, जो रजिस्टर्ड तो है लेकिन वो इनएक्टिव हो गया है क्योंकि उसने कंप्लायंस पूरी नहीं की हुई है, जो कि सेक्शन 2 सब सेक्शन क्लॉज 1 में लिखी गई है। 2 महीने की रिटर्न उसने जमा नहीं कराई, या एनुअल रिटर्न जमा नहीं करवाई, या स्टेटमेंट जमा नहीं कराई, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो है तो वो रजिस्टर्ड लेकिन इनएक्टिव हो गया। और दूसरा वो शख्स है जिसको रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसने रजिस्ट्रेशन नहीं ली, वो अनरजिस्टर्ड है, तो वो भी यहां पर आ जाएगा। राइट। अब ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में यहां बताया है कि जो एप्लीकेबल टैक्स रेट है ग्रॉस बेसिस के ऊपर, उसकी विथहोल्डिंग करनी है। अब ये ग्रॉस बेसिस क्या मतलब है, कैसे होगी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके बाद अब अगर आपकी कंपनी है, आप विथहोल्डिंग एजेंट हैं, अच्छा कंपनीज में से कुछ एक्सक्लूजन दे दिए, जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एक्सपोर्ट करते हैं उनको हटा दिए, उनको एक्सक्लूड कर दिया है। अच्छा, वो अगर किसी अनरजिस्टर्ड से या रजिस्टर्ड इनएक्टिव से परचेज करते हैं तो 5% ऑफ ग्रॉस वैल्यू ऑफ सप्लाईज उन्हें विथहोल्ड करना है। अगेन बोल रहा हूं, ये कैसे वर्कआउट होगा मैं आपको करके दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, स्प्रेडशीट के ऊपर नंबर्स के साथ। उसके बाद रजिस्टर्ड पर्सन एज रिसिपिएंट ऑफ एडवर्टीजमेंट सर्विसेज, यहां पर तीनों लोग आ गए, चाहे आप इंडिविजुअल हो, चाहे एओपी हो, चाहे कंपनी हो। अगर आप एडवर्टाइजमेंट सर्विस प्रोवाइडर से ले रहे हैं सर्विसेज, तो सारा का सारा सेल्स टैक्स विथहोल्ड करके आपने जमा कराना है। ठीक है। अच्छा, फिर आप आ जाइए, अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हैं और परचेज कर रहे हैं कैन मोलेसिस, ये जो आपका गन्ना होता है उसकी एक प्रोडक्ट है, अगर आप ये खरीद रहे हैं, तो आप चाहे इंडिविजुअल हैं, चाहे एओपी हैं, चाहे कंपनी है, और सामने वाली पार्टी एक्टिव नहीं है या अनरजिस्टर्ड है, तो आपने एप्लीकेबल सेल्स टैक्स को विथहोल्ड करना है पूरा का पूरा। फिर उसके बाद, अच्छा फिर उसके बाद अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं लेड बैटरीज, और आप ये परचेजिंग कर रहे हैं, तो आपने 80% ऑफ द सेल्स टैक्स एप्लीकेबल जो है वो आपने विथहोल्ड करना है। अच्छा, ऑनलाइन मार्केट प्लेस की हमने शुरू में भी बात की, इसके अंदर अगर अदर देन एक्टिव, देखिए अगर एक्टिव है तो कुछ नहीं करना है, अगर अदर देन एक्टिव है तो आपको क्या करना है, 1% ऑफ द ग्रॉस वैल्यू ऑफ सप्लाईज आपको विथहोल्डिंग करनी है। उसके बाद इसी तरह से आप पढ़ते जाएंगे जैसे मैंने पढ़ के आपको बताया है। और अगेन मैं ये बता दूं, ये एक्सक्लूजन रजिस्टर टू रजिस्टर, आप हम सोचते हैं कि एक्सक्लूजन तो विथहोल्डिंग नहीं करनी, लेकिन देखें सीरियल नंबर 5, 7, 9, 10, 11, 12 में विथहोल्डिंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, मिसाल के तौर पर, जैसे कि यहाँ पर 12 और 13 ले लेते हैं। 12 में क्या है, आप रजिस्टर्ड पर्सन है, अब आप कोई भी है, इंडिविजुअल है, कंपनी है, एओपी है, लेकिन अगर आप क्या कर रहे हैं, आप किसी भी तरह का प्लास्टिक वेस्ट खरीद रहे हैं, तो आपको 80% ऑफ द सेल्स टैक्स एप्लीकेबल आपको काटना है, विथहोल्ड करके जमा कराना है। तो ये विथहोल्डिंग प्रोविजंस थे हमारे। जैसे यहाँ पे अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन है, कोई भी है, इंडिविजुअल है, एओपी है, कंपनी है, आप सिलिका खरीद रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आपको 80% ऑफ द एप्लीकेबल सेल्स टैक्स रेट की विथहोल्डिंग करनी है। ठीक है, तो इसकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आपको कैलकुलेशन करके दिखा देंगे। अच्छा, फिर इसकी पेमेंट कैसे करनी है, इनकम टैक्स में तो ये होता है जब आप पेमेंट करते हैं तो विथहोल्डिंग करते हैं, तो क्या सेल्स टैक्स के निजाम में भी इसी तरह है विथहोल्डिंग, या ऐसा नहीं है, एक्रूवल बेसिस पे है या कैश बेसिस पे, वो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो अब तक की मैं एक रिकैप आपको करवा देता हूं। देखिए, सेक्शन 3 सब सेक्शन 7 ने रेफर कर दिया 11 स्केजुअल को, वहां पर विथहोल्डिंग एजेंट्स कॉलम 1 में दे दिए, कॉलम 2 में उस कैटेगरी को बता दिया कि अगर इससे परचेजिंग होगी तो विथहोल्डिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी, और रेट कॉलम नंबर 3 में दे दिए, और कुछ एक्सक्लूजन दे दी हैं, वो यहां पर एंड में स्केजुअल के बता दी गई हैं कि क्या एक्सक्लूजन हैं। और उस एक्सक्लूजन के अंदर भी जो क्लॉज नंबर 8 है, इसको खास तौर से आपने देखना है कि यहां पर एक्सक्लूजन तो बता दी रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड, लेकिन उसके अंदर भी एक्सेप्शन डाल दी है कि ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ऊपर दी गई सीरियल नंबर 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13 पर। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्चुअल कंपुटेशन सीख लेंगे कि एक इनवाइस आएगी तो विथहोल्डिंग कैसे करनी है, और हम ये देख लेंगे कि इसकी पेमेंट एक्रूवल बेसिस पे होती है या कैश बेसिस पे होती है।